आज मैं 1974 में आई एक कल्ट क्लासिक कैनेडियन हॉरर स्लैशर फिल्म ब्लैक क्रिसमस को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है अमेजिंग 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बॉब क्लार्क ने। ये फिल्म कई मायनों में एक इम्पोर्टेंट हॉरर स्लैशर फिल्म है। इस फिल्म से जुड़े हुए ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैं फिल्म के एंड में बताऊंगा, क्योंकि असली पत्ते अंत में खुलते हैं। इस फिल्म की खासियत इसकी एंडिंग है और एंड में इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट आपको मिलेगा विच विल ब्लो योर माइंड। रिसेंटली मैंने मॉर्चुअरी कलेक्शन को एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। इट्स ए वेरी गुड फिल्म, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत क्रिसमस से पहले एक सॉरोरिटी हाउस में स्टार्ट होती है, जहां पर 10 कॉलेज गर्ल्स और उनके बॉयफ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। सॉरोरिटी हाउस बेसिकली एक गर्ल्स पीजी है, जहां पर कॉलेज जाने वाली गर्ल्स या फिर वर्किंग लेडीज इकट्ठा रहती हैं। इन सबको सुपरवाइज करने के लिए एक हाउस मदर भी रहती है, जो कि हाउस को चलाती है। यहाँ पर 10 की 10 लड़कियां मेन कैरेक्टर्स नहीं हैं, तो मैं आपको मेन कैरेक्टर्स के नाम और उनके बॉयफ्रेंड्स के नाम स्टोरी के साथ साथ बताता चलूंगा। खैर, अब इसी पार्टी के दौरान कोई अनजान आदमी हाउस के सामने रखी सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगता है और एटिक के अंदर आ जाता है। तभी बार्ब को उसकी मॉम का फोन आता है, जिनसे वो दूसरे फ्लोर पर रखे हुए लैंडलाइन से बात करती है, जिस दौरान ये अनजान आदमी उसे एटिक से देखता है। नीचे हॉल में बाकी गर्ल्स एंजॉय कर रही थी। क्लेयर हैरिसन अपने बॉयफ्रेंड क्रिस को गुड बाय कहती है, एज वो अगले दिन अपने घर जा रही थी और अपने पेरेंट्स को क्रिस के बारे में बताने वाली थी। शी वॉज अ वेरी गुड गर्ल। कुछ देर बाद हाउस में एक फोन कॉल आता है, जिसे जेस उठाती है। अपेरेंटली कुछ दिनों से एक अनजान आदमी हाउस में कॉल करके डर्टी वर्ड्स कह रहा था। वो गर्ल्स को स्टॉक करता है। सभी गर्ल्स उसको द मोनर कह के पुकारती थी, क्योंकि फोन में कई बार किसी गर्ल के चीखने चिल्लाने की भी आवाजें सुनाई देती थी। अब जेस सभी गर्ल्स को बुलाती है और वो लोग फिर से उस आदमी के घिनौने वर्ड्स को सुनती हैं। ये सब उनके लिए एक प्रैंक कॉल जैसा था। बार्ब इन सभी गर्ल्स में से फ्री स्पिरिटेड, बोल्ड और करेजियस थी। वो जेस के हाथ से फोन लेकर उस आदमी को उकसाती है और उसे गाली भी देती है। वो आदमी उसे मार डालने की धमकी देता है। क्लेयर डर के अब बार्ब से ये कहती है कि उसे ऐसे उकसाना नहीं चाहिए था। लास्ट वीक ही सिटी के अंदर एक गर्ल का रेप हुआ है, शायद से ये वही सीरियल किलर एंड रेपिस्ट हो सकता है। पर बार्ब क्लेयर की वार्निंग को इग्नोर कर देती है और उसको ही उल्टा सीधा बोल देती है, क्योंकि वो नशे में धुत थी। खैर, इस बात का बुरा मान के क्लेयर अपने रूम में जाकर पैकिंग करने लगती है। वहां पर हाउस का पालतू कैट क्लॉड भी था, जिसे वो बाहर भेज देती है। नीचे हॉल में हाउस मदर मिसेस मैक सभी गर्ल्स के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आती है। गर्ल्स भी मिलकर उन्हें एक ड्रेस गिफ्ट देती है। मीनवाइल ऊपर रूम में क्लियर को अपने वार्डरोब में किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है, तब वो एटिक वाला अनजान आदमी वहां पर पहले से ही था। वो उस पर हमला करके उसे मार डालता है और उसकी बॉडी को उठाकर एटिक में ले जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं जाता था। यहाँ पर मिसेस मैक एक अल्कोहलिक थी और उसने हाउस के डिफरेंट पार्ट्स में बूज यानी कि अल्कोहल को छुपा रखा था, ताकि जब भी मन करे वो तब पी सके। अच्छी की वन। खैर, अब जेस को उसके बॉयफ्रेंड पीटर का फोन आता है, जो कि एक पियानिस्ट था और म्यूजिक स्कूल के हॉस्टल में रहता था। जेस उसे नेक्स्ट आफ्टरनून मिलने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। अगले दिन क्लियर के डैड मिस्टर हैरिसन उसे घर ले जाने के लिए आए थे। जब बहुत टाइम तक वेट करने पर भी क्लियर नहीं आती, तब वो एक कॉलेज गाय से उसके बारे में पूछकर सॉरोरिटी हाउस में पहुंच जाता है। वहां पर वो मिसेस मैक से क्लियर के बारे में पूछते हैं, जिस पर मिसेस मैक का ये कहना था कि उसको तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता और क्लियर ने तो अपना बैग लास्ट नाइट ही पैक कर लिया था। मिसेस मैक का ये कहना था कि शायद से वो फ्रेटर्निटी हाउस गई होगी, जहां पर उसका बॉयफ्रेंड क्रिस रहता है। फ्रेटर्निटी हाउस एक बॉयज पीजी होता है और क्रिस भी एक स्टूडेंट था और एक आइस हॉकी प्लेयर भी। अब मिस्टर हैरिसन क्लेयर के रूम में देखते हैं, जहां पर कुछ एडल्ट पोस्टर्स थे। क्लेयर और क्रिस का एक फोटो भी था। वो मिसेस मैक के सुपरविजन से काफी ज्यादा नाराज थे, एज उनको ये लगता है कि उनकी बेटी यहाँ पर आकर बिगड़ गई है, बट असल में ऐसा था नहीं। आफ्टरनून में जेस पीटर से मिलकर ये कहती है कि वो प्रेग्नेंट है एंड शी नीड्स एन एबॉर्शन, एज राइट नाउ उसके लिए करियर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीटर खुश था। वो जेस को कन्विंस करने जाता है कि उनको बेबी रखना चाहिए, पर वो सक्सेसफुल नहीं होता और उनके बीच में फाइट हो जाती है।
अगले दिन मिस्टर हैरिसन, बार्ब और फिल पुलिस स्टेशन जाकर क्लेयर की मिसिंग कंप्लेंट करते हैं। वहां पर सार्जेंट नैश कंप्लेंट रिसीव करता है, जो कि एकदम कम अकल ऑफिसर था। जेस अब क्रिस से मिलकर उसे क्लेयर के मिसिंग होने की खबर देती है, जिससे गुस्से में क्रिस पुलिस स्टेशन जाकर लेफ्टिनेंट केनेथ फुलर से मिलता है, जिससे वो ये कहता है कि वो क्लेयर के केस को सीरियसली ले। अपेरेंटली वो क्रिस के जान पहचान वाला था। क्रिस सार्जेंट नैश को भी डांट देता है और उसी वक्त हम ये देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक और लेडी आई हुई थी, जिसकी 13 साल की बच्ची जेनिस भी स्कूल से आते टाइम गायब हो गई थी। दूसरी तरफ पीटर म्यूजिक स्कूल में टेस्ट परफॉर्मेंस देता है, जो कि बेहद खराब जाता है। वो बेबी के एबॉर्शन वाली न्यूज से डिस्टर्ब हो गया था। वो गुस्से में अपने पियानो को तोड़ देता है और मीनवाइल घर में बार्ब नशे में ये समझने लगती है कि सब लोग उसी पर शक कर रहे हैं कि उसने क्लेयर को मारा है, एज उससे उसकी बनती नहीं थी। बट देन उसको फिल सोने के लिए कहती है तो वो उसकी बात मान जाती है। डिनर के बाद मिस्टर हैरिसन, क्रिस, जेस और फिल जेनिस को ढूंढने के लिए बुलाई गई सर्च पार्टी में शामिल होते हैं। जाते टाइम मिसेस मैक फिल को ये बताती है कि वो अपनी बहन के यहाँ पर जा रही है, तो जब तक वो आएंगे शी वोंट बी देयर। पुलिस के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सभी लोग सर्च करने लगते हैं और फिल्म के पहले सीन में जिस अजनबी को दिखाया गया था उसे अब फिर से सरोरिटी हाउस के सामने दिखाया जाता है, जस्ट अ शैडो। मीनवाइल हाउस कैट एटिक में चढ़ता है और क्लेयर की बॉडी को देखकर आवाज करने लगता है। मिसेस मैक क्लॉड की आवाज सुनकर आवाज का पीछा करती है। अब उनकी टैक्सी भी हाउस के बाहर आकर हॉर्न बजाने लगती है। मिसेस मैक एटिक में झांकती है, बट एटिक में काफी अंधेरा था और जैसे ही वो मुड़ती है वहां पर उन्हें क्लेयर की बॉडी प्लास्टिक बैग में रैप हुई दिखती है। वो एकदम नर्वस होकर पीछे मुड़ती है और तभी वो अनजान आदमी हुक से हमला करके मिसेस मैक को भी मार डालता है और बॉडी को वहीं एटिक में लटका देता है। सर्च पार्टी को जेनिस की डेड बॉडी मिलती है और जेस वापस सरोरिटी हाउस में आती है और बाकी लोग स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। हाउस में फिर से जेस को फोन कॉल आता है, जहां पर वो अनजान आदमी फिर से डर्टी वर्ड्स कहता है। वो हर कॉल में अलग अलग वॉइस में बोलता है। बिली उसका बनाया हुआ नाम था। इस बार वो फोन पे ये कहता है कि कैसे उसने एग्नीस को अब्यूज किया। जेस डर के फोन काट देती है। वो हाउस में मिसेस मैक को ढूंढती है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती, जिससे वो पुलिस स्टेशन फोन करके इस फोन स्टॉकर के बारे में कंप्लेंट करती है। तभी अचानक पीटर उसको पीछे से आकर डरा देता है। पीटर उससे ये कहता है कि वो उसके रूम में ही सो रहा था। पीटर उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, बट जेस फ्रैंकली मना कर देती है, मुंह पर बेइज्जती। खैर पीटर उसे धमकाने लगता है कि अगर वो एबॉर्शन करेगी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। जेस अब उसे हाउस से बाहर जाने के लिए बोल देती है। पीटर अब गुस्से में वहां से चला तो जाता है, लेकिन जाते टाइम वो लेफ्टिनेंट फुलर से टकरा जाता है। लेफ्टिनेंट फुलर क्लेयर के रूम को चेक करता है और अपने टेक्निकल ऑफिसर से फोन टैप करने के लिए कहता है। बाहर एक ऑफिसर भी सिक्योरिटी के लिए रख दिया जाता है। इन सब से फिल टायर्ड थी तो वो सोने के लिए चली जाती है और पीटर बाहर चुपके से सब कुछ देखता है। अब वो अजनबी एटिक में बैठकर क्लेयर की बॉडी को घूरता रहता है। जेस अगले फोन कॉल का वेट कर रही थी, बट तभी उसे बार्ब के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर बार्ब उसे ये कहती है कि शी हैड अ नाइटमेयर। उसे लगा एक स्ट्रेंजर उसे मार रहा है, लेकिन जेस उसे उसका एस्थमा इनहेलर देती है और शांत करती है। तभी हाउस के बाहर कुछ बच्चे आकर क्रिसमस कैरल गाने लगते हैं। तो यहाँ पर क्रिसमस कैरल है क्या? वेल बेसिकली क्रिसमस के कुछ दिन पहले बच्चे घर घर जाकर क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग्स गाते हैं और गुडविल स्प्रेड करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है। जेस नीचे आकर कैरल सुनने लगती है और वो अजनबी एटिक से नीचे आकर बार्ब को एक ग्लास पीस से मार डालता है। सरोरिटी हाउस बेसिकली 3 फ्लोर्स में बटा हुआ था और बार्ब का रूम एटिक से नीचे वाला था। कैरल की आवाज में जेस को बार्ब के चीखने की आवाज सुनाई नहीं देती। उसी वक्त एक दूसरी लेडी उन बच्चों को वहां से ले जाती है कि आज पार्क में एक मर्डर हुआ है और ये प्लेस सेफ नहीं है। अब फिर से एक और फोन कॉल आता है और वो अजनबी डर्टी वर्ड्स कहता है। लेफ्टिनेंट फुलर के असिस्टेंट के कॉल ट्रैक करने से पहले ही कॉल कट हो जाती है। इसी बीच फिल भी उठ जाती है। जेस और वो अब हाउस के सभी डोर्स और खिड़कियों को लॉक करने लगते हैं। जेस को पीटर का फोन भी आता है, जहां पर वो रोते हुए बेबी का मर्डर ना करने के लिए कहता है। उसका कॉल भी ट्रैक होने से पहले ही कट जाता है। जेस बाद में लेफ्टिनेंट फुलर को पीटर और उसकी सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करती है और कहती है कि पीटर इन सब के पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि जब द मोनर का कॉल आया था वो हाउस में ही था, वो फोन नहीं कर सकता। लेकिन लेफ्टिनेंट फुलर पूरी तरह से कन्विंस नहीं होता और वो पीटर पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है।
फिल बार्ब के रूम में जाकर चेक करती है और जैसे ही वो अंदर जाती है वो अजनबी उसे भी मार डालता है। जेस को फिर से फोन आता है और इस बार उसे बच्चों की आवाज, एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। इस बार उस कॉल की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। उस वक्त लेफ्टिनेंट फुलर पीटर के म्यूजिक स्कूल में था। उसे वहां पर वो टूटा हुआ पियानो दिखता है जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। उसका असिस्टेंट ये बताता है कि फोन कॉल नंबर 6 बेलमोंट स्ट्रीट से आ रही है, जिस पर लेफ्टिनेंट फुलर ये पूछता है कि ये कैसे संभव है, ये तो सोरोरिटी हाउस का एड्रेस है। बेसिकली फोन कॉल हाउस से ही आ रहा था और वो आदमी जो एटिक में था वही फोन कर रहा था। लेफ्टिनेंट फुलर रेडियो पर अपने ऑफिसर को कांटेक्ट करने जाता है जो हाउस के बाहर सिक्योरिटी के लिए उसने तैनात किया था, बट ही डजंट आंसर। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि वो भी मारा गया है। इस वक्त पूरा शक पीटर पर था। खैर लेफ्टिनेंट फुलर सार्जेंट नैश को रेडियो पर क्लियर मैसेज देते हैं कि डिटेल्स दिए बिना ही हाउस में फोन करके सभी को बाहर खड़े रहने के लिए बोलो। बट नैश बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। वो जेस को फोन करके ये कहता है कि किलर घर में ही है, फौरन बाहर निकलो। आई मीन रियली सार्जेंट नैश। खैर जेस अब पैनिक में एक मेटल रॉड को लेकर बार्ब और फिल को ढूंढते हुए बार्ब के रूम के अंदर जाती है। डोर खोलते ही उसे उन दोनों की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो अजनबी डोर के पीछे छुपा हुआ था जिसकी सिर्फ एक आंख जेस को दिखाई देती है। वो अजनबी अब फिर से खुद को बिली कहता है और डर्टी वर्ड्स कहने लगता है। जेस पैनिक में आकर डोर को धक्का दे देती है जिससे बिली को चोट लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जेस भागने लगती है और बिली उसका पीछा करता है और उस पर हमला करता है। फाइनली जेस भागकर बेसमेंट के अंदर छुप जाती है। वो किलर एंट्रेंस डोर को बैंग करने लगता है पर डोर नहीं खुलता। कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि पीटर जेस को ढूंढते हुए बेसमेंट के अंदर आ जाता है और दूसरी तरफ से फोर्स्ड एंट्री करता है। वहां वो डरी हुई जेस को देखता है। लेफ्टिनेंट फुलर अपनी पुलिस फोर्स के साथ सोरोरिटी हाउस में आता है। बेहोश हुई जेस और डेड पीटर की बॉडी उन्हें बेसमेंट के अंदर मिलती है। जेस ने पीटर को मार डाला था क्योंकि उसे लगा वही बिली है। जब उसे फोन आया पीटर घर में था और फोन घर के अंदर से ही आ रहा था। अगली सुबह मिस्टर हैरिसन, क्रिस, लेफ्टिनेंट फुलर जेस के रूम में थे। पुलिस को ये लगता है कि पीटर ने ही बार्ब और फिल को मारा होगा, वही डर्टी फोन कॉल करता होगा और जेनिस को भी उसी ने मारा। वो केस को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। मिस्टर हैरिसन को ये देखकर शॉक लगता है और क्रिस उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है, बट स्टिल इनको मिसेस मैक और क्लेयर की डेड बॉडीज नहीं मिलती। लेफ्टिनेंट फुलर एक ऑफिसर को ड्यूटी पर रखकर बॉडीज की ऑटोप्सी करवाने जाता है। जेस घर पर अकेली ही सो रही थी क्योंकि उसको बेहोशी की दवाई दी गई थी। शी वॉज इन शॉक। हाउस के बाहर अब मीडिया जमा हो गई थी और ये एक नेशनल न्यूज बन गई थी। बट दोस्तों शॉकिंगली अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। रियल बिली अभी भी एटिक में है और वो मिसेस मैक की बॉडी को देखकर हंसता है। क्लॉड बिली भी वही है। असल में ये किलर पीटर नहीं था, बिली कोई दूसरा आदमी था। फिल्म के अंत में हम ये देखते हैं कि रात को फिर से हाउस के लैंडलाइन पर एक फोन कॉल आता है जिसे कोई भी नहीं उठाता। और अगर आपने ध्यान से एक पैटर्न को नोटिस किया हो तो बिली मर्डर करने के बाद ही कॉल किया करता था। तो आई गेस कि जेस का भी मर्डर उसने कर दिया होगा और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी फिल्म ब्लैक क्रिसमस की कहानी। तो अब आपको ये लगेगा कि ये मूवी इतनी स्पेशल क्यों है और इसकी रेटिंग इतनी ज्यादा हाई क्यों है जबकि फिल्म में फुल डिटेल नहीं बताई गई है। सो जस्ट वेट, मैं आपको पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ जो कि फिल्म में नहीं दिखाई गई है। ये कई मायनों में एक इन्फ्लुएंशियल फिल्म है। हालांकि ये पहली स्लैशर फिल्म नहीं है बट इसने इस जॉनरा पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है। ये वन ऑफ द फर्स्ट हॉलीडे थीम्ड हॉरर फिल्म है और इसके बाद में कई सारी हॉरर फिल्म्स फेस्टिवल के थीम पर बनी हैं, जैसे कि अप्रैल फूल्स डे, न्यू ईयर्स इविल, माई ब्लडी वैलेंटाइन, मिडसोमार, फ्राइडे द 13th एंड ऑफ कोर्स हैलोवीन। हैलोवीन फेस्टिवल के आसपास तो कई सारी हॉरर फिल्म्स रिलीज होती हैं। इस फिल्म का ओरिजिनल नेम साइलेंट नाइट इविल नाइट था बट इसको ब्लैक क्रिसमस के नाम से रिलीज किया गया। ये एक कल्ट क्लासिक स्लैशर हॉरर है जिसकी अपनी ही अलग फैन फॉलोइंग है और इस फिल्म ने 1978 में आई स्लैशर हॉरर फिल्म हैलोवीन पर गहरा प्रभाव डाला था, जिसके लिए ब्लैक क्रिसमस फिल्म को काफी प्रेज मिला। स्लैशर हॉरर की दुनिया में
में ये बहुत ही फेमस फिल्म है। इसके 2006 और 2019 में रीमेक्स भी बने हैं, लेकिन ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। और बिली के बारे में बैक स्टोरी ये है कि उसके साथ बचपन में अब्यूज हुआ था। उसकी माँ ने उसके डैड का मर्डर किया था। वो बिली को अब्यूज किया करती थी। वो उसे हमेशा एटिक में बंद करके रखती थी, इसलिए बचपन से ही बिली वुमेन को हेट करता था। एक दिन उसने अपनी माँ को मार डाला, अपनी सिस्टर एग्नीज को अब्यूज किया और इसी कारण से वो एग्नीज, मॉम, बिली शब्द इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में लॉक कर दिया था और इस क्रिसमस पर वो वहां से बाहर भाग कर आ गया था। ये सोरोरिटी हाउस उसके बचपन का घर था और ये इंफॉर्मेशन 2006 वाली फिल्म में एक्सप्लोर किया गया है, जो कि इस फिल्म की रीमेक थी। बात करें इस फिल्म की तो इसके अंदर बैक स्टोरी को व्यूअर्स की इमेजिनेशन पर छोड़ दिया गया था, बट मैं अगर बिल्कुल ब्लाइंडली गेस करूं और एक रफ आइडिया आपको दूं कि मुझे क्या लगता है, तो आपको याद होगा कि क्लेयर के फादर ने एक कॉलेज गाय से पूछा था कि क्लेयर कहां पर रहती है, तो उसने एकदम से कह दिया कि हाँ मुझे पता है कि क्लेयर कहां पर है। तो वो आदमी, उसके हेयर, हरकत और उसकी आंखें घर में रह रहे किलर से मिलती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को डायरेक्टर ने बस ऐसे ही नहीं दिखाया था। खैर आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कनाडा की मॉन्ट्रियल में 1960s में एक घर के अंदर मर्डर्स हुए थे। ये द बेबीसिटर एंड मैन अपस्टेयर्स के नाम से फेमस है। फिल्म के राइटर को फिल्म की इंस्पिरेशन इसी स्टोरी से मिली, जो कि उस टाइम में एक अर्बन लेजेंड था, यानी कि ये ऐसा फैक्ट था जो कि सच हो सकता था या फिर नहीं भी। इंटरनेट में आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। इस फिल्म की प्रोडक्शन में लगभग $6 लाख लगे, बट इसने कमाल का प्रॉफिट कमाया, जो कि था $4 मिलियन। एक्ट्रेस ओलिविया, जिसने जेस का रोल किया था, उसने ये रोल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि एक मिस्टिक ने उसे ये कहा था कि कनाडा में शूट होने वाली फिल्म से वो तगड़ा पैसा कमाएगी। मतलब फिल्म स्टार्स भी सुपरस्टिशन को मानते हैं, लेकिन ये तुक्का सही भिड़ गया। और ये फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी जहां पर लीड कैरेक्टर सभी वुमेन थी। फिल्म की स्टोरी अच्छी थी, इसलिए फिल्म हिट रही, वरना ये भी पिट जाती। लेकिन मेरा तो बस एक ही डाउट है कि पुलिस को यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्लोपोक दिखाया गया है। लाइक एटिक में तो चेक करते, फैक्ट्स को चेक करते, जेस को हॉस्पिटल ले जाते और उसको प्रोटेक्शन देते, उससे पूछताछ करते। ऐसे कैसे इन्होंने बिना कंफर्मेशन के केस को क्लोज कर दिया, पीटर पर बिना मतलब इल्जाम लगाया। खैर मुझे भी एंड तक ये लग रहा था कि वो पीटर है, लेकिन जब बेसमेंट के अंदर वो आता है तो उसके हाथों पर चोट का निशान नहीं था, जो कि जेस ने उसको बार्ब के रूम में दिया था। यही वो पल था जब मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया था कि ये पीटर नहीं हो सकता। और यहाँ पर बहुत ही चालाकी से पीटर के स्ट्रेस और मेंटल टेंशन को दिखाकर उसको किलर जैसा दिखाना चाहा, जो कि काफी क्लेवर राइटिंग और डायरेक्शन थी। तो दोस्तों ये थी फिल्म ब्लैक क्रिसमस 1974 की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और ढेर सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ऐसा आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन यही मिलेगी विद ऑल द डिटेल्ड फैक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे